नमस्कार, मैं हूं कल्पिता। आप सभी का स्वागत है हमारे शो में। दोस्तों, कई बार हमारी सेहत को लेकर हमारे मन में कश्मकश चलती रहती है। क्या करें क्या ना करें, ये सवाल हमें परेशान करने लगता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी कंफ्यूजन से क्लियरिटी की ओर ले जाने वाला हमारा ये कार्यक्रम, जिसका नाम है क्या करें क्या ना करें। आज हम नी रिप्लेसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। अक्सर किसी को घुटनों का दर्द ज्यादा सता रहा हो तो उसे नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी जाती है। तो क्या हमें ये सलाह माननी चाहिए? इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? चलिए जानते हैं फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अभिषेक जी से। वेलकम टू द शो डॉक्टर। आपका हमारे क्या करे क्या ना करे के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। जी डॉक्टर, आज का हमारा टॉपिक है नी रिप्लेसमेंट। अक्सर जब घुटनों का दर्द बहुत ही बढ़ जाता है तब हमें नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी जाती है। तो क्या हमें नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए? क्या ये जरूरी होता है? नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है ये एक्चुअली एक स्पेशलिस्ट सर्जरी है फॉर नी आर्थराइटिस। सीवियर नी आर्थराइटिस जब हो जाता है, स्पेशली आफ्टर 60-65 एज, और एक्सटेंसिव डैमेज हो जाता है वेयर एंड टेयर की वजह से नी के अंदर, तो नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी जाती है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ये जो है ऑलमोस्ट लास्ट 20-30 इयर्स में काफी हद तक इवॉल्व हो चुकी है। नी रिप्लेसमेंट के रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं, पेशेंट्स के आउटकम्स काफी अच्छे हैं। और अगर आपको एज रिलेटेड आर्थराइटिस की वजह से नी में पेन हो रहा है, अगर आप सारी अदर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जैसे कि दवाइयां है, आप इंजेक्शंस है, या आप सब ले चुके हो और उसके बावजूद आपको नी में दर्द है, अगर आपको चलने में दिक्कत है, अगर आपको रूटीन लाइफ में तकलीफ हो रही है, एवरीडे आपको दवाई लेने की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में नी रिप्लेसमेंट एक बहुत अच्छी सर्जरी है और इसे आपने करवा लेना चाहिए। जी डॉक्टर। डॉक्टर, अगर हमारी एक घुटने की सर्जरी हो जाए तो क्या दूसरे घुटने की सर्जरी करवाना भी उतना ही जरूरी हो जाता है, या फिर दूसरा घुटना ऐसे ही अगर ठीक हो तो चल सकता है? यूजुअली कैसे रहता है कि हम दोनों घुटने के ऊपर लाइफ लॉन्ग चलते हैं। सो 90% ऑफ द टाइम जो राइट नी है और लेफ्ट नी है ऑलमोस्ट 19-20 ऐसे बोलते हैं कि उतना इक्वली घस गए होंगे और नी उतना ही डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बट ये जरूरी नहीं है। कुछ पेशेंट्स में एक नी ज्यादा डैमेज हो जाता है और दूसरा नी शायद उतना डैमेज नहीं होता। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि उनको कभी ट्रॉमा हुआ हो जो उन्होंने इग्नोर किया है, या पर्टिकुलरली समटाइम्स वन नी में बी वारस मतलब थोड़ा अलाइनमेंट में इश्यूज हुए हो और वो अलाइनमेंट में इश्यूज की वजह से जो नी है वो प्रोग्रेसिवली डैमेज हुआ हो। सो ऐसे सर्टेन सिचुएशंस रहते हैं जिसमें दोनों नी इक्वली डैमेज नहीं होते हैं। एक नी ज्यादा डैमेज है, एक नी ज्यादा पेनफुल है, दूसरा नी कम डैमेज है और कम पेनफुल है। सो ऐसे सिनारियो में आप जो पेनफुल नी है, जो डैमेज नी है, उसी का सिर्फ आप रिप्लेसमेंट करवाइए, और दूसरा जो रिप्लेस नी है उसका रिप्लेसमेंट अगर नहीं करेंगे या अगर जरूरी हो तो एट अ लेटर डेट, मे बी साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद आप उसको करवा सकते हैं। लेकिन ये चीज बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक है। अगर दोनों नीज में प्रॉब्लम है तो ही दोनों नीज का ऑपरेशन आप करवाइए। अगर आप एक नी में प्रॉब्लम है, दूसरे नी में उतना प्रॉब्लम नहीं है, तो सिर्फ क्योंकि हम एक नी का ऑपरेशन कर रहे हैं तो दूसरे नी का ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं। जी डॉक्टर, अगर किसी को दोनों घुटनों की सर्जरी करने की सलाह दी जा रही है तो क्या उसे दोनों नी की रिप्लेसमेंट एक ही बार में करनी चाहिए या दोनों में कुछ अंतर रखना जरूरी है? यूजुअली हम मेडिकली अगर देखेंगे तो दोनों नीज एक साथ में नहीं करने चाहिए आइडियली। एक नी पहले कर लेना चाहिए जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, और दूसरा नी आफ्टर सम टाइम, मे बी आपका पूरा नी का एक रिकवरी हो जाएगा तो उसके बाद में दूसरा नी कर सकते हैं। कभी कभार पेशेंट्स they don't want to undergo the same trauma again and again, because 2 बार एनेस्थीसिया है, 2 बार एडमिशन है, और ये सारी चीजें उनको नहीं करनी, तो एक ही टाइम में they have to get sorted का नी पेन की वजह से। तो ऐसे सिचुएशन में हम दोनों नीज भी एक साथ कर सकते हैं।
पर उसके लिए पेशेंट का फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। पेशेंट को अगर कोई ज्यादा कोमोर्बिडिटीज नहीं है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर अगर उनको पेशेंट को नहीं है, हार्ट का प्रॉब्लम कोई नहीं है, सो द पेशेंट इज परफेक्टली फाइन मेडिकली। और अगर पेशेंट का एज लोअर साइड, तो हम दोनों नीज का सिंगल टाइम पे सर्जरी करने का प्लानिंग इन स्पेसिफिक सिचुएशंस कर सकते हैं। जी डॉक्टर, अगर हमें दोनों घुटनों की सर्जरी करने के लिए बोला गया है, तो अभी सर्जरी करना तय है, तो सर्जरी करवाने से पहले हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? देखिए, आपकी एक बार सर्जरी डेट फाइनलाइज हो गई है तो यूजुअली तो आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता है, लेकिन जो समय है आपके पास उसमें उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ये अगर आपको बेस्ट उसका टाइम का यूज करना है, तो सबसे पहले आप जो स्ट्रेंथनिंग है, जो एक्सरसाइजेस है जो आपको सर्जरी के बाद लगने वाले हैं, उनको आप सर्जरी के पहले से शुरुआत कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो मसल स्ट्रेंथ है वो इनिशियल से आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपको बॉडी में कोई भी लेवल में इंफेक्शन है, तो यू शुड टेक इट टू द डॉक्टर एंड उनको आपको बताना चाहिए कि वेदर इट इज सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट, और जो भी इंफेक्शन है उसको आपने ट्रीट कर लेना चाहिए। अगर आपको स्किन पे कुछ अबनॉर्मल दिखे या तो कुछ भी आपको ऐसे नजर आए जो आपके ऑपरेटिव साइड के अराउंड है, तो यू शुड ऑलवेज दैट नोटिस और यू शुड ऑलवेज शो इट टू द डॉक्टर, ताकि आप उसका इलाज टाइम पे कर सके। शुगर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है सर्जरी के टाइम में। मतलब बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इन्फेक्शन। अगर आपको शुगर ज्यादा है तो इन्फेक्शन के चांसेस भी काफी ज्यादा हो जाएंगे जी। और इसकी वजह से आपको शुगर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो बाकी दवाई है जो आप ले रहे हैं उसका आपको नॉर्मलाइजेशन करना जरूरी है। ब्लड थिनर्स अगर ले रहे हैं तो उनको आपको समय पे किस समय पे बंद करना है ये भी एग्जैक्ट डिटेल्स आपको आपके डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए जी। तो ऐसे मल्टीपल चीजें हैं जो आप कर सकते हैं जस्ट प्रायर टू द सर्जरी। ओके डॉक्टर, अभी आपने बताया कि हमें हमारी शुगर कंट्रोल करना जरूरी है, हमारे आगे की दवाइयाँ जो है वो कब लेनी है, क्या नहीं, कब नहीं लेनी है, ये हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो अगर नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी अगर बुढ़ापे में हो रही है तो उसके रिस्क बढ़ जाती है या उतनी ही रहती है किसी भी एज के लोगों को? नी रिप्लेसमेंट एक्चुअली ऐसी सर्जरी है, बिकॉज ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अगर ये एज में हम इस पर्टिकुलर सर्जरी को सहन कर सकते हैं या नहीं। सो मैं सारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई पेशेंट 30 इयर्स में आके हमसे कहे हमको नी रिप्लेसमेंट करवानी है, तो वी डोंट डू अ नी रिप्लेसमेंट फॉर 30 ईयर ओल्ड। ये सर्जरी इस तरीके के बीमारी के लिए डिजाइन है कि जो 60-65 के बाद ही होती है। सो जो एक्चुअली करेक्ट एज ग्रुप है नी रिप्लेसमेंट के लिए वो है 65 इयर्स टू 75 इयर्स। ओके, और वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है ±10 इयर्स, बट अगर आप एक एवरेज देखेंगे तो मैक्सिमम नी रिप्लेसमेंट 65 टू 75 की एज में होती है। आज की डेट में हर एक पर्सन, आई मीन मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु आर अबव 65, इनको या तो डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या तो हार्ट रिलेटेड कोई इश्यू या तो थायराइड, ये सारे प्रॉब्लम्स है। बट इसकी वजह से हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, इसकी वजह से ऑपरेशन के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकता है या होगा, ये बात सही नहीं है। हमें जो भी प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करना है या उसको कंट्रोल करना है। अगर आपको शुगर है तो शुगर कंट्रोल करनी है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, हार्ट का जो भी प्रॉब्लम है उसको आपको सॉल्व कर लेना है प्रायर टू सर्जरी। ये बेसिकली एक इलेक्टिव सर्जरी है जिसमें हम सारी अदर जो पैरामीटर्स है उसको नॉर्मलाइज करते हैं और उसके बाद एक पर्टिकुलर प्रोसीजर किया जाता है। सो एज ज्यादा है या प्रॉब्लम्स ज्यादा है, इसकी वजह से अगर हम जो सर्जरी है वो उसको रोकते नहीं है। हाउएवर द डेट या जो टाइम फ्रेम है सर्जरी का वो शायद चेंज हो जाए, ताकि आप आपके दूसरे जो प्रॉब्लम्स है यू कैन टाइड ओवर द प्रॉब्लम्स, उसको आप नॉर्मलाइज कर लो और देन उसके बाद आप सर्जरी करवा सकते। बट एज इज नॉट अ प्रॉब्लम और ये सर्जरी हायर एज ग्रुप के लिए ही बनी हुई है। डॉक्टर, अक्सर सर्जरी का नाम सुनते ही या फिर नी रिप्लेसमेंट का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि नी रिप्लेसमेंट कैसे किया जाता है, मतलब प्रोसीजर अगर आप शॉर्ट में बता पाए।
सो बेसिकली नी रिप्लेसमेंट एक सर्जरी है जो डैमेज नी के लिए किया जाता है. सपोज अगर आप इस नी को देखेंगे तो अंदर का सरफेस जो है जो रेड हो गया है, दिस इज लाइक अ डैमेज सरफेस. अब ये डैमेज सरफेस किसी दवाई से ठीक नहीं होने वाला है, तो हम इसे इस तरीके से चेंज कर देते हैं. मतलब ये जो अंदर है मेटल का कंपोनेंट है जो कैप की तरह बैठता है, नीचे की तरफ मेटल का कंपोनेंट है और उसके बीच में एक स्पेसर है. तो आपके जो अंदर के लिगामेंट्स हैं उसको निकाल दिया जाता है, बाहर के लिगामेंट्स को प्रिजर्व किया जाता है और नी का जो सरफेस डैमेज है उसको हम मेटल कंपोनेंट से चेंज कर देते हैं. जब मेटल कंपोनेंट्स आ जाते हैं तो जो पेन सोर्स है वो निकल जाता है, उसकी वजह से नी का जो पेन है वो चला जाता है, अलाइनमेंट सीधा हो जाएगा तो लोडिंग पैटर्न शुरू हो जाता है. पेन जाता है इसलिए बेंडिंग भी काफी इजीली कर पाते हैं और इसकी वजह से चलने में जो आसानी है वो बिकॉज एक बार आपका पेन चला जाए और आपका नी सीधा हो जाए तो आपको चलना भी उतना इजी हो जाए. जी डॉक्टर, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के दौरान कौन सी रिस्क हो सकती है? अभी कोई भी सर्जरी हो उसमें रिस्क तो होता ही है, बट नी रिप्लेसमेंट काफी स्टैंडर्डाइज हो चुका है. आज के डेट में रेगुलरली नी रिप्लेसमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. पर स्टैटिस्टिकली अगर आप स्टैटिस्टिकली देखेंगे तो सबसे बड़ा इशू जो है वो है जॉइंट इन्फेक्शन. अभी जॉइंट इन्फेक्शन किसको होगा कैसे होगा ये बताना बहुत मुश्किल है. तो अगर हम अपने बॉडी शुगर्स पे कंट्रोल नहीं करते, हमें कहीं और इन्फेक्शन, जैसे सपोज आपको डेंटल इन्फेक्शन है या कहीं और है, स्किन इन्फेक्शन है, उसको हम ट्रीट नहीं करते हैं टाइम पे, तो ये ब्लड जॉइंट की तरफ फैल सकता है और डैमेज हो सकता है. इंट्रा ऑपरेटिव जो इन्फेक्शन थे उसके लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 2-3 डिकेड्स काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं ड्यूरिंग द सर्जरी. इसमें हम पूरी प्रिकॉशन लेते हैं कि ड्यूरिंग द सर्जरी कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए. सो इवन आफ्टर दैट अगर देयर आर 0.3 to 0.5% पेशेंट जिनको ये हो सकता है. जी सम अदर प्रॉब्लम्स इफ आई हैव टू से देन एक है कि अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो, आपका बोन काफी वीक हो, तो आपको अराउंड द नी फ्रैक्चर्स हो सकते हैं. दीज आर टेक्निकल पॉसिबिलिटीज. अगर आप पोस्ट सर्जरी भी आप अगर गिर जाओ कहीं पे, जैसे आपको नॉर्मली फ्रैक्चर होता है वैसे अराउंड द नी फ्रैक्चर्स हो सकते हैं. जी. Apart from these 2 or 3 concerns, I think knee replacement is quite a safe procedure. Or results are more or less tried and tested. All the patients they start walking. मतलब हम सारे पेशेंट्स को अगर सुबह ऑपरेट करेंगे तो शाम को खड़ा करते हैं, अगले दिन से चलाते हैं. फोकर रहता है कुछ दिनों के लिए टू मेंटेन द सपोर्ट, बट बिकॉज नी इज अ सीमेंटेड इम्प्लांट, जो स्टेबिलिटी रहती है, जो आउटकम रहता है वो डे 1 से आपको दिखाई देता है. जी डॉक्टर, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के दौरान जो मरीज है उसे कौन सी चीजों का खासकर ध्यान रखना चाहिए? सो नी रिप्लेसमेंट अगर आपकी ऑलरेडी हो गई है, सो सबसे पहले तो आपको सारे जो प्रोटोकॉल्स दिए जाएंगे आफ्टर द सर्जरी आपको समझ लेना चाहिए कि क्या हुआ है मेरे नी के साथ, क्या क्या चीजें हम कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, ये पूरे जो डिटेल्स है आपको समझ लेना चाहिए. आफ्टर द नी सर्जरी, नी बेंडिंग मतलब चोटी नी टीकेआर हम लोग बोलते हैं, टोटी नी रिप्लेसमेंट. उसके बाद अगले दिन से आप नी बेंडिंग शुरू कर दीजिए. इनिशियल स्टेज में थोड़ा पेन होता ही है, लेकिन आपको अगर पेन को ओवरकम कर लेंगे और बेंडिंग करेंगे तो आपको आगे चल के इजी हो जाएगा. वॉकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम. वॉकिंग हम नेक्स्ट दिन से शुरू करते हैं, आप जितना चाहे आप चल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. स्टेयर क्लाइंबिंग, स्टेयर डिसेंट भी 2 या 3 दिन में हम धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं. सो फिजियोथेरेपिस्ट जो रहते हैं वो पूरा आपको इसके लिए ट्रेन कर देंगे कि आप कैसे सीढ़ी चढ़ सकते हैं, कैसे उतर सकते हैं, कैसे आपको वॉकिंग करना है, कैसे आपको घुटना मोड़ना है. एक्टिव नी एक्सरसाइजेस जैसे आपका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वो भी डे 1 से शुरू की जाती है. तो सारा एक्सरसाइजेस का जो प्रोटोकॉल है, वॉकिंग है, स्टेयर क्लाइंबिंग है, ये सारा डे 1, डे 2, डे 3 से हम धीरे धीरे स्टार्ट एक्सप्लेनिंग टू द पेशेंट एंड उनसे वो करवा के देते हैं. डॉक्टर, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए अक्सर आर्टिफिशियल नीज यूज होते हैं,
तो आप हमारे दर्शकों को कौन सा आर्टिफिशियल नी सजेस्ट करेंगे, या फिर मरीज कैसे खुद डिसाइड कर सकता है? जो नीज है वो काफी रिसर्च किया जाता है नीज पे, जी। और बहुत सारे कंपनीज है, इंटरनेशनल कंपनीज एज वेल एज इंडियन कंपनीज, जिनके नीज अभी इंडिया में अवेलेबल है। मोस्ट कॉमनली 2 या 3 टाइप के मटेरियल्स है जो अवेलेबल है। वन इज कोबाल्ट क्रोमियम, दूसरा है टाइटेनियम। ये 2 बेसिक नीज है, जो कोबाल्ट क्रोमियम टाइटेनियम, जो लार्ज स्केल में इतने सालों से यूज होते आए हैं। जी। लास्ट कुछ इन लास्ट डिकेड, लास्ट 5-10 साल में अलॉयज भी काफी सारे आ गए हैं। कुछ कंपनीज गोल्ड नी, बेसिकली इट्स नॉट अ गोल्ड, इट्स अ अलॉय, और ऑक्सीनियम नीज है विच इज अगेन एन अलॉय। सो ये सारे जो अलॉयज है ये भी काफी अभी आजकल पॉपुलर हो गए हैं। सो मल्टीपल ऑप्शंस आपको नी के मटेरियल में अवेलेबल है। हाउएवर कौन सा नी यूज कर देना चाहिए, दिस हैज टू बी एन एक्टिव डिसीजन बिटवीन यू एंड योर डॉक्टर। जी। बिकॉज सर्जरी करने के बाद जो रिजल्ट आने वाला है, एक्चुअली इन सारे नीज में देयर इज गोइंग टू बी ओनली अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंस। ऐसे कुछ मेजर इशू नहीं होता, सारे के सारे अच्छे वेल डेवलप्ड नीज है। बट दिस डिसीजन आई थिंक यू शुड डिस्कस एंड टेक विद द सर्जन। आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो, आप जिसके साथ सर्जरी करवाना चाहते हो, उनके साथ आप ये डिसीजन ले सकते हैं। और डोंट वरी, बिकॉज सारे के सारे कंपोनेंट्स है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, सारे के सारे अच्छे हैं। सो अगर एक पर्टिकुलर नी करेंगे तो फिर अच्छा होगा, और एक नहीं करेंगे तो मे बी विल नॉट डू वेल, ऐसी कोई बात नहीं। जी डॉक्टर, आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे जो अभी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने जा रहे हैं, या फिर उनकी सर्जरी हो चुकी है? सो अगर आप नी रिप्लेसमेंट करवाने जाने वाले हैं, देन you have to be very आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि मेरे साथ ये क्या होने वाला है। सी द थिंग इज कि सर्जरी किसी को भी पसंद नहीं होती है, पर कभी कभी उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें सर्जरी करवाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सर्जरी नहीं करवाएंगे तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ शायद इंप्रूव नहीं होगा, आपका पेन इंप्रूव नहीं होगा। सो अगर आप सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो आपको 2 चीज करना बहुत जरूरी है। वन इज टू हैव अ पॉजिटिव आउटलुक। तो अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, आप बहुत ज्यादा सोचेंगे कि मेरे साथ क्या होने वाला है, तो शायद आपके साथ उतना अच्छा बेनिफिट आपको नहीं मिले। दूसरी बात यह है कि जो सर्जरी के बाद आपको करना है, जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस है, जो भी चीज आप बाद में करने वाले, अगर आप उसको पहले से शुरुआत करेंगे और आप उसको अच्छे से ट्रेन कर लेंगे खुद को उस चीज में, तो डेफिनेटली आपको सर्जरी के बाद आपका जो रिकवरी पीरियड है वो शॉर्टन हो जाएगा, आपका आउटकम जल्दी मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी नी रिप्लेसमेंट करवा चुके हो, इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो आप should actually discuss with your doctor and with your physiotherapist कि आपके लिए कौन सी चीज करना राइट है। आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो वो सही कर रहे हो या गलत तरीके से कर रहे हो, उसमें कोई चेंजेस करने जरूरी है या नहीं है। और एक्टिविटी के टाइम पे अगर जो भी आपको there are any issues, then you should always discuss with your doctors rather than assuming कि शायद मेरे साथ ये हो रहा है। सो ऐसा कभी मत कीजिए। आप जो भी है, आप अपने डॉक्टर से बात करके आप उसके लिए राइट जो भी आउटकम है और राइट जो भी ट्रीटमेंट प्लान है आप आपके लिए रेगुलराइज करके ले सकते हैं। पर एक्सरसाइज ढंग से करिए, एक्टिविटी ढंग से करिए। अगर पेन इनिशियल स्टेज में होता हो तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज पेन सभी को होता है। हर पर्सन का पेन का जो टॉलरेंस है वो डिफरेंट है। तो इसकी वजह से शायद आपके नेबर नेंडर को की हो सर्जरी और उनको पेन नहीं हुआ होगा और आपको हो रहा है, तो आप चिंता मत करिए। आप आपका जो प्रोटोकॉल है उसको आप ढंग से फॉलो करिए और एक्सरसाइज करिए, जॉइंट बेंडिंग करिए, और डेफिनेटली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो सारी चीजें सेटल हो जाएंगी। और आप भी अपने जो रिलेटिव्स है या अपने नेबर्स है या जो भी आप जिनको भी आपने देखा है उनकी तरह वॉकिंग और सारे एक्टिविटीज कर पाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच मुझे आज यहाँ पे बुलाने के लिए। और ये जो बीवीजी टीवी की पहल है कि आपके दर्शकों को इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन और हेल्थ रिलेटेड टिप्स देने की, इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद बीवीजी टीवी, और आगे चल के भी मैं आपसे और बीवीजी टीवी से जुड़ता रहूंगा ताकि हमारे बीच में ये संवाद हो सके और हम नॉलेज और लोगों तक पहुंचा सके। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर।
दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त को इजाजत दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए विषयों के साथ, कुछ नए सवालों के साथ, क्या करे क्या ना करे के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।